good afternoon and good evening. A very warm welcome to Arise and Shine, another episode of our English language course that we are doing with you from wherever you're watching. A very warm welcome to everyone and each one of you. I hope कि आप प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं. हम लोग आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ कि प्लीज़ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है सो देयर इज़ अ लिंक बिलो आवर ऑनलाइन एपिसोड्स जो भी यूट्यूब पे डलती हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू बरकत टीवी चैनल क्योंकि वहाँ पर अराइज एंड शाइन का प्रोग्राम की सारी एपिसोड्स डाली जा रही हैं. इमीडिएटली सारी एपिसोड्स नहीं डलेंगी, ग्रेजुअली आपको एपिसोड्स मिलती जाएंगी, पर अब आप वहाँ से एपिसोड्स देख भी सकते हैं व्हेनेवर यू हैव टाइम. और इसके साथ जितने भी नोट्स अभी तक जो कुछ कराया जा रहा है वो सारा कुछ उसके नोट्स अवेलेबल हैं. आप नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग जो आपको चाहिए होगा. वहाँ पे सारे नोट्स हैं तो वहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और अगर आप सॉफ्ट कॉपी सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. 2 बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2. बुक 1 इज स्पेसिफिकली वेरी जनरल, जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते, दोज हू आर ट्रूली बिगिनर्स, उनके लिए वो चीज़ें हैं जिसमें रीडिंग मटीरियल भी है, जिसके अंदर आपको सिंपल एनिमल्स के नेम्स और इस तरह की सारी जॉब्स इन इंग्लिश, वो सारा मटीरियल आपको मिलेगा बुक 1 में. बुक 2 में प्रॉपर लैंग्वेज कोर्स है जो हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, देन वी फिनिश दैट, और हम लोग पंक्चुएशंस ख़त्म की हमने, और अब हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मैस्कुलिन फेमिनिन करेंगे, फिर देन विल गो टू टेंसेस. ये सारा आपको बुक 2 में मिलेगा. सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट, वहाँ से जो भी नोट्स आपको चाहिए आपको मिल सकते हैं. अगर रीडिंग के लिए अपना कोई मटीरियल आप चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमने तो रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. और आज एपिसोड के शुरू में आई विल राइट फ्यू सेंटेंसेस और आज हम फिर रीडिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, देन विल मूव ऑन. ओके, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हैं. ठीक है, हम शुरू करते हैं फर्स्ट से. हमने इसकी करनी है रीडिंग, बिकॉज लाइक आई सेड कि ब्लेंडिंग भी हम साथ साथ करेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा रीडिंग प्रैक्टिस इसी से करेंगे, चेक करने के लिए कि कितनी बेहतर आपकी ब्लेंडिंग हुई है. ठीक है, जो आपने ब्लेंडिंग अभी तक सीखी है, जो फोनिक्स सीखी है, उसके साथ आप ये घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, यू कैन गेट एनी रीडिंग मटीरियल दैट यू वांट, लेकिन वैसे हम क्लास में एक छोटी सी एक्टिविटी साथ साथ करते रहा करेंगे, दीज एक्टिविटीज़, ताकि आपकी भी और इन बच्चों की भी प्रैक्टिस हो. ओके, व्हाट इज़ दिस? ओके, पहला सेंटेंस हम शुरू करते हैं सना आपसे. ओके, आई am going to finish ओके, my work tomorrow गुड, because I have something ओके, इम्पोर्टेंट, important to do today. गुड, THERE, देयर, FORE, THERE तो देयर हुआ, FOR क्या बनेगा? FOR, देयर फोर. ओके, देखिए ई भी है लेकिन आप ओ की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, देयर फोर. ओके, हमने क्या बात की थी लॉन्ग और शॉर्ट वावल्स में कि जहाँ पे 2 वावल्स हैं, O and E आर 2 वावल्स. ठीक है, वही रूल्स याद रखने हैं. तो ओ की साउंड होगी, 4 ई नहीं कहना हमने, 4. ओके, देयर, THERE, देयर, और 4, FOR. आगे, I can ओके, कांट या कैन नॉट का शॉर्ट है. ओके, complete गुड, the ओके, द. अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग द को दी भी पढ़ते हैं, राइट? ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक्चुअल रूल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. जब हम रीडिंग कॉन्टेक्स्ट में द या दी का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों होता है? लेट्स से ये वर्ड लिखा हुआ है
इसको आप पढ़ेंगे द स्कूल, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब एक ही लिखा, अब इसको मैं पढ़ूंगी द एलिफेंट। वाई? ये भी द है, ये भी द है, लेकिन यहाँ मैंने इसको द स्कूल कहा है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा था वो एस से शुरू हो रहा है। एस इज नॉट अ वावल। वावल्स कौन कौन से होते हैं? गुड। तो इज दिस अ वावल? एलिफेंट का ई, यस। तो यानी जो द के बाद सेकंड जो वर्ड आ रहा होता है, अगर वो वावल से शुरू हो रहा है तब आप द को क्या बोलते हैं? दी, ठीक है। और द स्कूल मैंने इसको बोला है, लेकिन इसको मैं दी एलिफेंट कहूंगी। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड द के बाद आ रहा था ये शुरू हो रहा था वावल से, ई इज अ वावल, इसलिए मैंने जो द इससे पहले आ रहा है उसको मैं क्या प्रोनाउंस करूंगी? दी। लेकिन जो यहाँ पर द आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको द इसलिए कहा है बिकॉज जो स्कूल वर्ड है उसका जो एस है दैट इज नॉट अ वावल, क्योंकि वो वावल नहीं है, इट्स अ कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं दे आर ऑल व्हाट? कॉन्सोनेंट्स। तो इसलिए क्योंकि यहाँ ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए मैं इसको द ही पढ़ूंगा। दिस इज अ रूल दैट यू शुड रिमेंबर। तो यहाँ क्या है? यहाँ पहला जो वर्ड आ रहा है, इसके द के बाद जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा, किससे शुरू हो रहा है? वावल से या कॉन्सोनेंट से? डब्ल्यू। तो अब आप इसको द पढ़ेंगे या दी? द, ओके। यहाँ से पढ़ना शुरू करें। Therefore, I cannot, okay. complete the work today. The work today, because ये जो the है उसके बाद work का W is not a vowel, it's a consonant. शुरू से। I am going to finish my work tomorrow. Okay. Because I have something important to do today. Okay. चलें बाकी बारी। THERE क्या बनेगा? There, FOR, for, therefore, okay. I Can't. आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में इसको can't कह सकते हैं, ब्रिटिश में can't। वैसे ये किसका शॉर्ट है? कैन नॉट का। रिमेंबर हमने कॉन्ट्रैक्शंस की बात की थी, पर हमने वो भी करनी है, डोंट वरी, वो भी हम कर लेंगे। कैन नॉट कंप्लीट द वर्क टुडे। ये वर्किंग कब कहलाएगा? जब मैं एंड में क्या लगाऊंगी वर्क के? ING। जब ये लग जाता है तो इंग, ओके, वर्किंग, तब ये वर्किंग होगा। अभी WORK है तो दिस इज वर्क। कह क्या रहा है वो कि मैं कल काम ख़त्म करूँगा क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है आज, यानी कुछ और ज़रूरी डेफिनेटली काम होगा। देयरफॉर यानी इसलिए आज मैं काम कंप्लीट नहीं कर सकता, यानी कोई काम दिया हुआ है, उर्दू में इसका मतलब ये है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, विल डू दीज एक्टिविटीज़ कॉन्स्टेंटली ताकि आप प्रैक्टिस करें। नाउ विल कम बैक टू एंटोनिम्स। लास्ट एपिसोड्स में द लास्ट एपिसोड दैट वी डिड उसके अंदर हम बात कर रहे थे एंटोनिम्स की। थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा फिर हम आगे चलेंगे। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। एंटी मीन्स ऑपोजिट, निम मीन क्योंकि ग्रीक वर्ड्स लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड, और इसका नाम होता है नेम, यानी ऑपोजिट नेम। हमने बात की थी 3 काइंड्स की जो एंटोनिम की होती हैं। पहली काइंड जो है वो कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स वो एंटोनिम्स होते हैं जिनका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, ट्रू, फॉल्स, ऑन, ऑफ, यानी उनके दरमियान में कोई ऐसी और मिडिल वर्ड या मिडिल ग्राउंड नहीं है। सो ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। फिर हमने रिलेशनल एंटोनिम्स की बात की थी। रिलेशनल एंटोनिम्स यानी उनका आपस में एक रिलेशन है। डॉक्टर है तो पेशेंट, ना डॉक्टर के बगैर पेशेंट है, ना पेशेंट के बगैर डॉक्टर। वन वर्ड कैन ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दी अदर। तो ऐसे एंटोनिम्स जिसमें आप, जैसा प्रे है तो प्रेडेटर, यानी शिकारी कब होता है? जब उसका कोई शिकार हो। सो दीज वर्ड्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ईच अदर। तो इसको हम कहते हैं रिलेशनल एंटी, यानी अबव, बिलो, यानी अगर अबव कोई चीज़ जगह की ऊपर की बात करें तो उसका नीचे भी कोई जगह होगी ना, अबव एंड बिलो, यानी अबव द पिक्चर या चले अबव द बोर्ड देन बिलो द बोर्ड। अगर उसका अबव है तो उसका बिलो भी होगा, यानी नीचे वाला पार्ट भी होगा। यानी आप कहते हैं सर्वेंट, मास्टर। सर्वेंट मास्टर का ऑपोजिट है, ये एंटोनिम है। क्यों? क्योंकि मास्टर और सर्वेंट का एक रिलेशन है, यानी मास्टर होगा तो सर्वेंट होगा, सर्वेंट है तो मास्टर होगा। तो इस तरह के जो एंटोनिम्स हैं उनको आप कहते हैं, सर टीचर है तो स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट। इस तरह के एंटोनिम्स को कहते हैं रिलेशनल एंटोनिम्स। पर एंटोनिम क्या है? किसी वर्ड का ऑपोजिट। आज हम बात करेंगे ग्रेडेड एंटोनिम्स की। दिस इज द थर्ड काइंड।
ग्रेडेड एंटोनिम्स में क्या सिचुएशन होती है, ये एक स्केल बताते हैं आपको, यानी मैंने कहा यंग यानी कोई जवान है, और उसका एंटोनिम यानी इसका ऑपोजिट क्या होगा, एल्डरली यानी बूढ़ा। अब यंग और एल्डरली के दरमियान भी एक एज आती है, कोई टीनेजर होता है, कोई ज़्यादा यंग होता है, कोई बहुत बूढ़ा होता है, कोई ज़्यादा बूढ़ा नहीं होता। तो ये एक स्केल है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा हैप्पी, सैड, ये इसका एंटोनिम है हैप्पी का। अगर मैं सैड लिखूंगी तो आप हैप्पी कहेंगे, अगर एंटोनिम पूछूंगी, बिकॉज एंटोनिम मीन्स द ऑपोजिट। हैप्पी का ऑपोजिट क्या है, सैड यानी खुशी, गम, या जो कोई खुश होता है तो दुखी भी होता है। यंग, एल्डरली, यंग मीन जवान, एल्डरली बूढ़ा, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें एक स्केल का आप ग्रेड कर सकते हैं, यानी समबडी कैन बी वेरी हैप्पी, समबडी कैन बी वेरी सैड। कोई बहुत खुश भी हो सकता है, कोई कम खुश भी हो सकता है। समबडी कैन बी वेरी हैप्पी, समबडी कैन बी लेस हैप्पी, यानी इसमें एक स्केल है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसी तरह सैड में भी शी इज़ वेरी सैड यानी वो बहुत दुखी है, शी इज़ लेस सैड यानी शी इज़ नॉट वेरी सैड, आप ये भी कह सकते हैं, यानी ज़्यादा दुखी नहीं है या कम दुखी है। आप इसमें एक स्केलिंग देते हैं। ग्रेडेड एंटोनिम्स वो एंटोनिम्स होते हैं जिनमें ऐसा एक स्केल होता है, यानी आप इस बेसिस पे, जिस तरह वेरी हैप्पी, वेरी सैड, आपको एक स्केल दिया जाता है। यानी यंग और एल्डरली के भी बीच में भी एज लिमिट्स आ रही होती हैं। कुछ बच्चे इन्फेंट होते हैं जो बेबीज़ होते हैं, फिर टीनेजर्स आते हैं, फिर एडल्ट आते हैं, फिर एल्डरली आते हैं। तो ये एक रेंज है, यानी ग्रेडेड एंटोनिम्स जितने भी एंटोनिम्स होते हैं उसमें आपको एक स्केल देना होता है वो, लेकिन आप ऑपोजिट लिखते हैं। जैसा मैंने कहा हार्ड, मुश्किल, एंड देन ईजी इसका एंटोनिम है। वाई इज़ दैट हार्ड एंड ईजी? कोई चीज़ बहुत हार्ड भी हो सकती है, दिस इज़, आप कहते हैं दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं हार्ड की जगह या डिफ़िकल्ट भी लिख सकती हूँ। हार्ड या डिफ़िकल्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये एक ही चीज़ की बात, कोई चीज़ अगर मुश्किल है तो इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, इट कैन बी लेस डिफ़िकल्ट ऑल्सो। इसी तरह ईजी है तो आप कहते हैं दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी, और दिस इज़ लेस ईजी है, और इट्स नॉट ईजी। तो आप एक रेंज बता रहे हैं, यानी वो ज़्यादा ईजी भी हो सकता है, वो कम ईजी भी हो सकता है, और इसी तरह वो ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है या कम मुश्किल भी। ऐसे जितने भी एंटोनिम्स हैं जिसमें ऐसी कोई स्केल आप दे सकते हैं, उसको उन सारे आप एंटोनिम्स को कहते हैं ग्रेडेड एंटोनिम। एक और एग्जांपल करते हैं, वाइस यानी अक्लमंद, जो कोई हो उसका क्या है, फुलिश। वाइस की भी रेंज हो सकती है, कोई बहुत वाइस हो सकता है और कुछ लोग कम वाइस होते हैं। वाइस का मतलब है, मतलब somebody who has wisdom, यानी अकल है उसके पास, यानी दानाई है, तो यू से वाइस या somebody with wisdom, ठीक है। तो आपने कहा ही इज़ वेरी वाइस, यानी वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, बहुत ज़्यादा उसके पास विजडम है। और यू से ही इज़ लेस वाइज, यानी इतना वाइज भी नहीं है। फुलिश, ही इज़ वेरी फुलिश, यानी बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिल्कुल नहीं कुछ पता। ही इज़ लेस फुलिश, यानी कम फुलिश। अगैन दिस इज़ ग्रेड, आप उसको ग्रेड कर रहे हैं, थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह आप बच्चों को ग्रेड देते हैं किस बेसिस पे, यानी इतना उसने बहुत अच्छा किया है, ही हैज़ डन एक्सीलेंट, तो A+, उससे नीचे अच्छा किया है A, फिर उससे कम किया है तो B, इसलिए इसको ग्रेडेड एंटोनिम्स कहा गया है। बिकॉज आप उसको ग्रेड कर रहे हैं ना, दिस शी इज़ वेरी हैप्पी, ओके शी इज़ एवरेज हैप्पी, या शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, आप एक रेंज बता रहे हैं। सो दिस, दैट्स व्हाई दीज एंटोनिम्स, दीज काइंड्स ऑफ एंटोनिम्स आर कॉल्ड ग्रेडेड एंटोनिम्स। सो वी आर डन विद एंटोनिम्स, लेकिन हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स ये हैं। ऑल्दो टाइप्स 3 हैं, लेकिन हम कुछ और भी एंटोनिम्स देखेंगे जिनके साथ आप प्रीफिक्सेस लगा देते हैं और उनसे उनका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। शुरू में लगाते हैं प्रीफिक्स, अभी सफिक्स की बात नहीं हम करें, प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। डिस, यानी अगर मैं कहती हूँ कंफर्ट, तो इसका ऑपोजिट है डिसकम्फर्ट। कंफर्ट यानी आराम, डिसकम्फर्ट उर्दू आई डोंट नो इसकी क्या है, लेकिन उसका ऑपोजिट है आराम का, ठीक है, डिसकम्फर्ट। अपेयर, जाहिर होना, ठीक है। डिसअपेयर, गायब हो जाना, इसका ऑपोजिट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिस लगाती जा रही हूँ, तो डिस इज़ अ प्रीफिक्स, क्योंकि शुरू में DIS लगाने से वो ऑपोजिट मीनिंग में, यानी बिलीफ, किसी का कोई बिलीफ होता है, कोई मान होता है, एंड डिसबिलीफ, ये इसका ऑपोजिट है। कुछ ऐसे भी एंटोनिम्स होते हैं जिनके शुरू में आप इस तरह के प्रीफिक्सेस लगा दें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑनेस्ट
एंड दिस इज डिसऑनेस्ट। कोई ऑनेस्ट है तो इसका क्या मतलब है कि वो बड़ा ईमानदार है, ठीक है। डिसऑनेस्ट कहेंगे आप उस पर्सन को जो ईमानदार नहीं है, तो यू आर गोइंग टू से द वर्ड डिसऑनेस्ट, यानी ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या है, द एंटोनिम इज डिसऑनेस्ट। इसी तरह बिलीफ का एंटोनिम क्या है, डिसबिलीफ, अपेयर, डिसअपेयर, कंफर्ट, डिसकंफर्ट, यानी इन सब में पहले मैंने प्रीफिक्स कौन सा यूज किया है, DIS, एंड दिस इज चेंजिंग द मीनिंग, वो उसका ऑपोजिट मीनिंग बनता जा रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर दी एंटोनिम्स। ओके, अब हम चलेंगे आगे, बिकॉज एक तो हम बात करें ऐसे कौन से प्रीफिक्सेस हैं जो आप यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने 3 तो टाइप्स की हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया या ग्रेडेड हो गए या रिलेशनल एंटोनिम्स, वो तो टाइप्स हैं, वो भी एंटोनिम्स हैं। बिकॉज अगर कहीं भी आप वर्ड एंटोनिम लिखा हुआ देखें, दैट मीन द ऑपोजिट। आपको अगर कोई क्वेश्चन में लिखा जाता है कि इसका एंटोनिम बताएं, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या बताना है आपने, ऑपोजिट, ये मतलब है एंटोनिम का। लेकिन उसमें कुछ और इन 3 टाइप्स के अलावा अगर आप प्रीफिक्सेस भी लगा देते हैं शुरू में, जैसे हमने पीछे अभी किया कि आप डिस लगा देंगे साथ, तो वो भी ऑपोजिट मीनिंग देगा। इसके अलावा MIS लगाने से, लीड, मिसलीड, किसी को लीड करना, यानी आपको कोई गाइड कर रहा है और आप उसके पीछे जा रहे हैं, यानी लीड कर रहे हैं आप उसको, ठीक है, वो आप उसको बता रहे हैं और वो आपको फॉलो कर रहा है, तो दिस इज मीन लीडिंग। मिसलीड करना, आप कहते हैं ओह इसने बड़ा मिसलीड किया है मुझे, यानी आपको गलत तरीके से उसने गाइड किया है, मिसलीड किया, जहाँ पर आप जो उससे चाह रहे जैसे फॉलो करना चाहते हैं उसने आपको गलत तरीका बता दिया। सो ही हैज़ नॉट लीड यू प्रॉपर्ली, ही हैज़ मिसलीड यू, ये लीड का ऑपोजिट है, उसने आपको वैसे लीड नहीं किया जैसे करना चाहिए था, तो आपने कहा उसने मुझे मिसलीड किया, यानी वो चीज़ नहीं बताई वैसे मैं फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे गलत था, तो कहते हैं मिसलीड कर। तो मिस क्या है, जो MIS लगा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मेकिंग द ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्ट यानी भरोसा, मिसट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है, किसी पे भरोसा करना, ठीक है, ट्रस्ट। मिसट्रस्ट, भरोसा ना करना, यानी इसका ये ऑपोजिट है। ये बिहेव होता है, यानी कैसे आप बिहेव करेंगे, कौन वैसे बात कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, दैट इज योर बिहेवियर। तो बिहेव, मिसबिहेव, ये इसका ऑपोजिट है, यानी आप मिसबिहेव कर रहे हो, यानी आप झूठ बोल रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, तो दिस इज मिसबिहेव। तो ये बिहेव का क्या है, ऑपोजिट है, बिहेव, मिसबिहेव। ये तो हो गया मिस के साथ। अगर इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं जो हम देखते हैं, मतलब MIS लगा दें, DIS लगा दें या IN लगा दें, इसके बाद हम IN की तरफ जाते हैं। टॉलरेंट होता है बर्दाश्त करने वाला, ही इज टॉलरेंट, यानी बर्दाश्त करने वाला। इनटॉलरेंट, जो बर्दाश्त ना किया जाए, TOLERANT, टॉलरेंट, और इन मैंने लगा दिया तो वो उसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसी तरह डिसेंट, किसी का डिसेंट होना क्या है, यानी आपकी ड्रेसिंग बड़ी डिसेंट है, आप बड़ा डिसेंटली बिहेव करें, यानी अच्छे तरीके से जो एक रिस्पेक्टफुली आपको बिहेवियर शो करते हैं, तो कहते हैं डिसेंट वे में बात करना या डिसेंटली ड्रेस करना, डिसेंट। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है, इनडिसेंट, दिस इज द ऑपोजिट। अब IN जहाँ जहाँ मैं लगाती जा रही हूँ, दैट इज शोइंग व्हाट, कि ये उसको ऑपोजिट की। अब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं ऐसे एंटोनिम्स की जिसमें आप शुरू में एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, IN इज अ प्रीफिक्स, उसको लगाने से वो भी ऑपोजिट मीनिंग देगा। डिसेंट यानी अच्छे से बिहेवियर आपका बड़ा डिसेंट है, यानी आपकी ड्रेसिंग डिसेंट है, यानी अच्छे तरीके से चीज़ को करना। इनडिसेंट, ख़राब तरीके से करना। अब इन लगाने से ऑपोजिट मीनिंग। इसके अलावा हम करेंगे नॉन, प्रीफिक्स नॉन लगाने से, सेंस एंड देन नॉन सेंस। सेंस तो कोई ऐसी चीज़ जो समझ में आ रही, नॉन सेंस जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप कहते हैं ये क्या नॉन सेंस है, मतलब ठीक है, जिस चीज़ का कोई लॉजिक हो, जिसकी बात आपको समझ आ रही है, वो कोई सेंस दे रही है, तो आप कहते हैं ठीक है इसकी सेंस है, कुछ समझ आ रहा है। नॉन सेंस मीन उसका ऑपोजिट, समथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, जिसका आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई लॉजिक समझ नहीं आता, तो आप कहते हैं व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मतलब ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सेंस का ऑपोजिट क्या है, नॉनसेंस। अब यहाँ मैंने क्या लगाया है, नॉन। नॉन लगाने से क्या हुआ है, अगेन द मीनिंग है दिस इज ऑल्सो अ प्रीफिक्स, क्योंकि मैंने शुरू में लगाया है। पेमेंट को और एग्जाम्पल करते हैं।
पेमेंट करना, किसी पैसे की पेमेंट होती है ना, जो कहते हैं उन्होंने हमें पेमेंट कर दी है, तो दैट इज पेमेंट. नॉन पेमेंट यानी पेमेंट का ऑपोजिट, पेमेंट ना करना. सो दिस इज व्हाट नॉन पेमेंट. तो ये पेमेंट का क्या है, ऑपोजिट है. यानी इस तरह के प्रीफिक्सेस लगाने से आप उनका क्या कर रहे हैं, उसका एंटोनिम बता रहे हैं. यानी अगर आप इन, अन, नॉन, दिस इस तरह के प्रीफिक्सेस यूज करेंगे तो वो क्या शो करेंगे कि दिस इज नाउ बिकमिंग द ऑपोजिट ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड. ये वर्ड टॉलरेंट है और डिसेंट है, लेकिन उसके साथ शुरू में प्रीफिक्स लगाने से वो उसका क्या हो गया है, ऑपोजिट हो गया है. लेट्स डू वन मोर एग्जांपल देन विल फिनिश. Now the last one we are going to do with the prefix un. Fortunate. Fortunate का मतलब होता है बड़ा खुशकिस्मत होना, यानी you're very fortunate, भैया आप बड़े खुशकिस्मत हैं. Unfortunate, बदकिस्मत. Fortunate, खुशकिस्मत. Unfortunate, बदकिस्मत. So un लगाने से again the meaning has changed. Able, काबिल होना. Unable, नाकाबिल होना, इसका opposite. She is able to do this, ये इस करने के काबिल है. She is unable to do it, यानी अब वो ये नहीं करने के काबिल है. So unable is the opposite for able. Able क्या था, simple word था, उसका ऑपोजिट करने के लिए मैंने कौन सा प्रीफिक्स यूज किया है, अन. सो आप अन जहाँ जगह लगाएंगे वो उसका ऑपोजिट मीनिंग होगा. नाउ अनदर एग्जांपल, फॉरगिविंग. फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ करना या माफी. अनफॉरगिविंग, ना माफ करना. नाउ दैट इज द ऑपोजिट फॉर फॉरगिविंग. Forgiving, unforgiving. So this is it. जल्दी से हम रिवाइज कर लें. हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स इसलिए आपके साथ किए हैं कि कहीं आप ऐसे प्रीफिक्स लगे हुए देखें तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. देयर आर ऑल्सो सम ऑफ दीज प्रीफिक्सेस विद द वर्ड्स आर ऑल्सो गिविंग एन ऑपोजिट मीनिंग. तो इनको भी हम एंटोनिम्स के साथ ही कंसिडर करते हैं, यानी दे आर द एंटोनिम्स. हमने पहले बेसिक 3 टाइप स्टडी की थी. हमने पहले कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स की बात की, फिर हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है. ट्रू, फॉल्स, ऑन, ऑफ, इस तरह के जितने एंटोनिम्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. देन वी हैड द सेकंड टाइप रिलेशनल, एक है तो दूसरा एग्जिस्ट करता है. मास्टर, स्लेव, डॉक्टर, पेशेंट, इस तरह के एंटोनिम्स भी होते हैं. थर्ड होती थी ग्रेडेड टाइप्स जो हमने की थी. दिस वाज द थर्ड टाइप. वो जो थर्ड टाइप है ग्रेडेड टाइप, उसमें एक ग्रेडिंग है, लाइक एक रेंज है. यंग, elderly, happy, sad. Somebody can be very happy, somebody can be very sad, या not happy और not very happy या less happy. ये एक रेंज आप बता सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं ग्रेडेड एंटोनिम. उसके बाद हमने आपको ये एग्जांपल्स करवाई हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं कि वन बाय वन आप साथ वर्ड्स के जब इस तरह के प्रीफिक्सेस लगाते हैं, अन हो गया, इन हो गया, या नॉन हो गया, डिस हो गया, ये सारे ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड के साथ लगेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and staff comfort me. 4th या 5th करेंगे. You. This is the verse. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. यानी तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है. So you prepare a table before me in the presence of my enemies.
ये सेमी कॉलन है क्योंकि ये रिलेटेड सेंटेंसेस हैं. You anoint my head with oil, and these are independent clauses, remember. And then again semicolon, my cup runs over. मेरा प्याला रिप्रेस होता है. अब आपने मेरे पीछे बोलना है. You prepare. अब prepare की क्या है? prepare, okay? Prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. कुछ वर्जन के अंदर यहाँ पे माई कप ओवरफ्लोज भी लिखा जाता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होता. मैंने कहा कि इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं तो कहीं माई कप रन्स ओवर भी लिखा जाएगा, कहीं माई कप ओवरफ्लोज लिखा जाएगा. इट हैज़ द सेम मीनिंग कि मेरा प्याला लबरेज होता है. द लॉर्ड हम कर रहे हैं साम 23, जिन्होंने हमें पीछे से फॉलो नहीं किया. दिस इज़ साम 23 यानी ज़बूर 23 कर रहे हैं. द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, यानी खुदावंद मेरा चौपान है. द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड हमने पिछली वर्सेस कर ली थी. पहली थी द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, ही मेक्स मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, ही लीड्स मी beside the still waters, he restores my soul, he guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and staff they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil, my cup runs over. सारा इसलिए रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपने अगर अपने पीछे वाली एपिसोड नहीं देखी हैं तो मेक श्योर यू वॉच देम, ताकि आप भी करें. वी आर लेफ्ट विद वन वर्स एंड देन वी आर डन. इन द नेक्स्ट एपिसोड वील डू दैट. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.